चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास के पहले चैप्टर को देखेंगे। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। एकदम सिंपल तरीके से इस चैप्टर को मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, चैप्टर थोड़ा सा लंबा और कठिन भी है, बच्चे को नहीं समझ में आता कि आखिर इसमें है क्या। देखो बाबू, एकदम दिमाग में मैं आपको बैठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को थोड़ा शुरू से अंत तक देखिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करी जाती है। देखिए, चैप्टर्स का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। जैसे हम लोग इंडिया किस महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया महादेश के अंतर्गत। वैसे ही यूरोप महादेश के अंतर्गत ढेर सारा राज्य था, ढेर सारा देश था, मतलब बहुत सारा देश था। उस यूरोप में क्या हुआ? राष्ट्रवाद जग गया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश का विकास करना या अपने देश के प्रति प्रेम बढ़ाना, अपने देश के प्रति लगाव का विकास करना। ये क्या कहता है? राष्ट्रवाद। और जो व्यक्ति होता है ना, जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावनाएं आ जाती है, वो व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है। देखो, सबसे पहले इसमें आप समझ लो राष्ट्रवाद होता क्या। देखो, राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव के विकास को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहते हैं। देखो, कहने का मतलब यदि अपने देश के प्रति, अपने देश को आप विकसित कर दे, आपको अपने देश के प्रति आप में प्रेम जग गया कि नहीं भी, अपने देश को एकदम जो ना पूरे विश्व में लेवल 1 पर ला देना है, तो देश के प्रति प्रेम जगना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव का विकास करना, वो कहलाएगा राष्ट्रवाद। और इसमें जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं आ जाती है, वो व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है। यानी यूरोप में जो भी राज्य थे, यूरोप में जो भी देश थे, उन सभी देशों के प्रति लोग जो थे ना, उनमें क्या आ गया कि राष्ट्रवाद की भावना आ गई कि नहीं भाई, अब अपने देश को क्या करना है? इकट्ठा करना है। अपने देश जो टूटे हुए राज्य में, उन सभी को क्या करना है? इकट्ठा करना है। उस मतलब यूरोप में पहले देखो, सबसे पहली बात है, राष्ट्रवाद की भावना कहां से उत्पन्न हुई थी? तो यूरोप से हुई थी। यूरोप के फ्रांस से हुआ था। मैं आपको भी ये सारी बातें समझा रहा हूं। देखो, इतिहास है। इतिहास कहते किसे? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। किनको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास, इतिहास पुरानी बातों को बताने का काम करता है, जो पहले बीत चुकी है वो इतिहास हो गया। आप रामायण देखते हैं, वो भी इतिहास है। कहीं ना कहीं पुराने लोगों की जो आप जानकारी हासिल करते हैं ना, वो इतिहास की देन है। ठीक है, आप महात्मा गांधी के बारे में जान रहे हो, वही इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जान रहे हैं, तो वो भी आपका लिए क्या? एक इतिहास है। इतिहास जो हरास हो चुका है, जो घटनाएं पहले घट चुकी है, वही तो इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव का विकास करना, और जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना आती है, वो राष्ट्रवादी कहलाता है। तो यूरोप के लोगों के अंदर क्या आ गई? राष्ट्रवाद की भावनाएं आ गई। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्यों को तोड़ कर मिला देना और अपने देश को विकसित कर देना। जैसे इंडिया भी जब अंग्रेज थे ना, तो लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था, 565 देशों में अलग अलग बटा हुआ था इंडिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए? सबको मिलाने का काम कर दिए। ठीक है ना। तो ये क्या भावनाएं जगी थी? ये राष्ट्रवाद की भावनाएं जगी थी। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में जगी थी, और यूरोप में कहां जगी थी? तो फ्रांस देश में जगी थी। ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं 1789 के फ्रांस की क्रांति देखते हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति क्या हुआ था? देखो, जो फ्रांस था ना, यहीं से राष्ट्रवाद की भावनाएं सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। फ्रांस किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप। पूछता भी है कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन भी दिया होगा, देख लीजिएगा। ठीक है। तो 1789 का जो फ्रांस क्रांति था, जरा सा इसको हम लोग समझते हैं। देखो, 1789 के फ्रांस क्रांति, यहीं से राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न हुई थी। सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले विश्व में राष्ट्रवाद की भावनाएं कहां उत्पन्न हुई थी? तो यूरोप महादेश से, या यूरोप में अगर पूछेगा तो बता सकते हैं कौन सा? फ्रांस से उत्पन्न हुई थी। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर लुई 16वां का शासन चलता था फ्रांस में। ठीक है ना। किसका शासन चलता था? लुई 16वां का। ये लुई 16वां थोड़ा कट्टर था। लोगों को जो था ना, हमेशा परेशान, दंड देते रहता था, जिसके कारण से लोगों का उस शासक से मन भर गया था। लुई 16वां से क्या हो गया? मन भर गया था। और लुई 16वां किस वंश का शासक था? बुर्बो वंश का। पूछता भी है, लुई 16वां किस वंश का शासन था? बुर्बो वंश का शासन था। किस वंश का? बुर्बो वंश का वो शासन था। इसके अत्याचार से लोगों का मन भर गया, तो लोगों ने इसका विरोध किया, और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आने लगी कि नहीं, हम ऐसे राजा को हटाएंगे, और हमें राजा नहीं चाहिए, हम सब जनता राजा बनेंगे। जैसे लोकतंत्र, ये हम लोग का क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें हर जनता राजा है भाई, इसमें हर जनता राजा है। जनता अपने अधिकार के लिए लड़ती है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि राजा ही जो कहेगा वो करना पड़ेगा। जनता का इसमें कोई वर्चस्व होता ही नहीं है। यानी टोटल शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन लोकतंत्र में पूरा शक्ति सरकार के पास नहीं, जनता के पास होती है। आप कितना दिन तंग करिएगा जनता
जनता को 5 साल लोकतंत्र में, अब 5 साल के बाद फिर वोट मांगने आएगा तो वही जनता आपको लाठी से मार के भगा देगा। तो कहीं ना कहीं राजतंत्र से अच्छा लोगों को लगने लगा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं सारे लोगों को क्या लग गया, मतलब फ्रांस में जो लोग थे उनके मन में विकसित होगा कि नहीं भी हम अब राष्ट्रवादी होंगे, यानी राजतंत्र को हटाकर हम कोई और तंत्र यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लुई सोलहवां के प्रति क्या होगा, लोगों ने आंदोलन कर दिया, जिसके कारण से लुई सोलहवां मतलब हटा दिया गया। लुई सोलहवां को हटाने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को ला दिया गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छा शासक था जी। नेपोलियन बोनापार्ट के देखेंगे तो बहुत बड़ी किताबें हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि दुनिया में कोई भी असंभव काम नहीं है बाबू। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत अच्छा शासक भी था। इन्होंने इटली जर्मनी का एकीकरण भी किया था, जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत कर एकीकरण कर दिया था। आगे मैं आपको बताऊंगा जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है ना। अभी लोग समझते हैं जब लुई सोलहवां का शासन समाप्त हो गया। भाई लुई सोलहवां का शासन क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि जनता पर अत्याचार करता था। तो जनता ने क्या किया, क्रांति कर दिया कि नहीं हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, वहां पर आकर नौ युग का संचार किया, मतलब राष्ट्रवाद की भावना को उत्तेजित किया और छोटे छोटे राज्यों को मिलाने का काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या किया नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जनता की हर मांगों हर जरूरतों को पूरा करता था। अब नेपोलियन से क्या होगा, पूरी जनता खुश हो गई। अब देखो राष्ट्रवाद की भावना पनपाने के लिए पूरे मतलब यूरोप में बिखेरने के लिए इसने क्या किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप पर आक्रमण कर दिया, इटली के बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण कर लिया। मतलब ये युद्ध तो हरबे नहीं करता था। जो था नेपोलियन बोनापार्ट सारा युद्ध जीत जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि देखो जीवन में कोई भी असंभव काम नहीं है, सारा काम कर सकते हैं मनुष्य। नेपोलियन बोनापार्ट अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन आगे चलकर इसने भी कुछ ऐसा काम कर दिया कि बाद में जनता ने इसके प्रति भी क्या करी, क्रांति कर दी और बाद में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो जाती है। यानी नेपोलियन को भी क्या होता है, हटना पड़ता है। यानी 1815 में नेपोलियन का पतन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भावना को पनपाने के लिए बहुत सारा कार्य किया था। नेपोलियन का ही दिन था कि राष्ट्रवाद की भावनाएं पूरे यूरोप में बिखर गई थी। इटली से लेकर ऑस्ट्रिया से लेकर प्रसा से लेकर जर्मनी से लेकर सारे मतलब राज्यों में सारे देशों में क्या हो गई थी, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी। किसकी वजह से, नेपोलियन की वजह से, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, जब नेपोलियन की पराजय हो गई तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना संधि बुलाया गया। अब वियना संधि में क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी अलग अलग नियम कानून लगाए थे उन सभी को खत्म करके पुरातन व्यवस्था को लागू करना, यानी फिर से राजतंत्र को लाना चाहते थे लोग, ठीक है ना। राजतंत्र ऐसे नेपोलियन बोनापार्ट भी था, लेकिन देखो नेपोलियन बोनापार्ट राजा भी बना था, वहां पर आया था सैनिक के रूप में, लेकिन बन क्या गया था, वहां पर राजा बना, लोगों का दिल जीत लिया, ठीक है ना। तो जो नेपोलियन ने परिवर्तन किया था उसको खत्म करने के लिए 1815 में कौन सा संधि हुआ, वियना संधि। वियना संधि कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। वियना संधि 1815 में हुआ था। इस संधि के तहत नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी चेंजअप किए थे उन सभी को क्या करना था, खत्म करना था। क्या करना था, उस सभी को हटाना था, ठीक है ना। अब देखो वियना संधि का मेन उद्देश्य क्या था, पुरातन व्यवस्था को खत्म करना, समाप्त करना था। अब देखो अब पुरातन व्यवस्था का समाप्त करना था तो वियना संधि का नेतृत्व कौन करता था मालूम है, मेटरनिख करता था। अब मेटरनिख कट्टरवादी था, घोर कट्टरवादी माना जाता था। इसका कहनाम था फूट डालो और शासन करो, और मतलब तब तक शासन करो जब तक जनता एकदम मतलब पूरा शोषित नहीं हो जाए, उसको तब तक चूसते रहो जब तक वो पूरी तरह से चूसा नहीं जाए। ये मेटरनिख का कहनाम था, ठीक है ना। तो जो वियना संधि हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिख के नेतृत्व में वियना संधि का क्या हुआ, वियना संधि में जो भी बातें हुई होगी सब वो मेटरनिख के नेतृत्व में हुआ था। अब देखो जो वियना संधि हुआ था इसमें कौन कौन देश भाग लिया था, ब्रिटेन लिया था, रूस लिया था, प्रसा लिया था, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या किए थे, भाग लिए थे। अब देखो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। जब तक मेटरनिख था तब तक न तो इटली का एकीकरण संभव था और न ही जर्मनी का एकीकरण संभव था, क्योंकि सबसे बड़ी बाधक यही बनकर रहता है, ठीक है ना। देखो मेटरनिख का युग 1815 से लेकर 1848 तक चलता है। पूछता भी मेटरनिख युग किसे कहते हैं, तो बाबू 1815 से लेकर 1848 तक के काल को मेटरनिख युग कहते हैं। और 1848 में जब क्रांति होती है और इसका पतन होता है तब जाकर बेचारा शांत होता है और धीरे धीरे सभी राज्यों का एकीकरण होने लगता है, ठीक है ना। लेकिन सभी राज्यों के सभी देशों के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन बना था, मेटरनिख। तो जरा साहब हम लोग समझ लेते हैं कि मेटरनिख युग क्या है। देखो मेटरनिख युग 1815 से लेकर 1848 तक के युग को हम लोग क्या कहेंगे, मेटरनिख युग कहते हैं। मेटरनिख क्या था, तो घोर प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब तब तक प्रतिक्रिया करते रहो जब तक पूरा शोषित नहीं हो जाए, यानी बड़ी कट्टर था ये, जनता को चूसने का काम करता था, अत्याचार करने का काम करता था। पूछेगा मेटरनिख कौन था, तो लिखिएगा मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी था और यह जनता को सिर्फ चूसना जानता था और यह मतलब राजतंत्र को लागू करना चाहता था और जनता पर अत्याचार करना चाहता था, जनता को तनिको खुश देख नहीं सकता था। कौन? मेटरनिख, ठीक है ना। इसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेज भी भारत में आए थे तो यही नीति डाले थे कि फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेजों ने नियम लगाई थी। तो भाई अंग्रेज कहाँ के थे? ब्रिटेन, वही यूरोप के ही रहने वाले थे, ठीक है ना। अब देखो जो मेटरनिख था ये राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करना चाहता था। जो नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रीयता की भावना लोगों में क्या किया, मतलब पैदा कर दिया था, उस भावना को खत्म करना चाहता था। कौन? मेटरनिख। और राष्ट्रवाद, अब देखो वहां की जनता जब देखा कि भाई ये मेटरनिख जो है ये तो राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करना चाहता है, ठीक है ना। जब जनता को मालूम चला कि ये तो राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करना चाहता है तो जनता ने वहां क्रांति किया और राष्ट्रवाद की भावना को लाने के लिए वहां पे एक और शासक बैठा दिया जिसका नाम था लुई 18वां। ये कहाँ का शासक था मालूम है? ये फ्रांस का शासक था, लुई 18वां। ये बुर्बो वंश का ही शासक बना। देखो अभी लुई 16वां था, वहां पर लुई 16वां को खत्म करके नेपोलियन बोनापार्ट को लाया गया। नेपोलियन बोनापार्ट की जब पराजय हो गई तब वहां पर लाया गया फ्रांस में किसका शासक? लुई 18वां का, बुर्बो वंश का ही लाया गया। लेकिन लुई 18वां अच्छा था, वो जनता की मांगों को देखता था, जनता की अच्छे भलाई के लिए काम करता था। कौन? लुई 18वां। ये बुर्बो वंश का शासक था, ठीक है ना। अब लुई 18वां घोषणा पत्र जारी कर दिया कि नहीं, जनता की हर मांगों को पूरा करी जाएगी और यहाँ पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दी जाएगी। यानी लुई 18वां घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसका जो घोषणा पत्र था ना वो 1848 तक चलते रह गया। और लुई 18वां का ही देन था कि 1848 का क्रांति हुआ था। आगे मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये तो आपको समझ में आ गई, लुई 18वां बहुत अच्छा शासक साबित हुआ, ठीक है ना। और इसने घोषणा पत्र जारी किया कि राष्ट्रवाद की भावना को यहाँ पर जोर दी जाएंगी, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कब तक चलते रहा? 1848 तक। अब देखो चार्ल्स दशक को हम लोग समझते हैं। चार्ल्स दशक भी क्या किया? कुछ ना कुछ वहां पर परिवर्तन किया था, ठीक है ना। मतलब फ्रांस का भी एक शासक था ये चार्ल्स 10। इसने क्या किया? वहां पर कुछ भी परिवर्तन करने के लिए सहकारी नहीं रहा था कि मतलब कहने का मतलब है कि ये राष्ट्रवाद की भावना को नहीं लाना चाहता था, राष्ट्रवाद को ये दबाना चाहता था। जैसे मेटरनिख था, वो मेटरनिख राष्ट्रवाद की भावना को दबाना चाहता था, वैसे ही लुई 18वां राष्ट्रवाद की भावना लाना चाहता था, लोगों की मांगों को पूरा करना चाहता था। लेकिन चार्ल्स 10 जो था ये क्या था? कुछ भी परिवर्तन करना नहीं चाहता था, जिसके कारण से एक क्रांति हो गई जिसका नाम पड़ गया 1830 की क्रांति। यानी चार्ल्स 10 की वजह से कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के लिए तत्पर नहीं था, जनता की कोई मांग पूरा करना ही नहीं चाहता था चार्ल्स 10, जिसके कारण से लोगों ने क्रांति किया और ये क्रांति का रूप कौन सा पकड़ लिया? जुलाई 1830 की क्रांति हो गई। तो अब जैसा हम लोग समझ में, देखो इतना तो समझ में आ गई मेटरनिख युग क्या है, ठीक है ना। अब देखो तो ये चार्ल्स 10 की वजह से 1830 की क्रांति सामने आ गई। तो अब जैसा हम लोग 1830 की क्रांति देखते हैं, देखो क्वेश्चन करता है कि 1830 की क्रांति को लेकर, देखो इस क्रांति का नाम है जुलाई 1830 की क्रांति। ये किसके नेतृत्व में हुआ क्रांति? चार्ल्स 10 की वजह से। चार्ल्स 10 की वजह से क्यों? देखो ये जो था ना, चार्ल्स 10 निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। मतलब ये राष्ट्रवाद को दबाने का काम करता था, सोच रहा था राष्ट्रवाद को खत्म करके राजतंत्र लागू कर दिया जाए। भाई फ्रांस के जो लोग थे वो राजतंत्र को खत्म करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना लाए थे, लेकिन यहां पर राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश करी जारी थी। किसके द्वारा? चार्ल्स 10 के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को दबाने की कोशिश करी जा रही थी। ये चार्ल्स 10 क्या था? तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब कट्टर था, साफ मतलब लोगों को खुश नहीं देख सकता था, मतलब अपना शासन वो लागू करना चाहता था, ठीक है ना। यानी राष्ट्रवाद की भावना को दबाना चाहता था। कौन? ये चार्ल्स 10 दबाना चाहता था। अब देखो चार्ल्स 10 ने एक चालाकी लगाया कि वो अपने आप प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को बना दिया। किसको? पोलिग्नेक को। पोलिग्नेक जो था ना लुई 18वां के नियम को मानता था। लुई 18वां समझते हैं ना। देखो लुई 18वां, अभी यहाँ पर मैं चर्चा किया था कि लुई 18वां को क्या किया? राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए फ्रांस में इसको शासक बना दिया गया था, ठीक है ना। मतलब लोगों ने इसको अपना शासक मान लिया था, लेकिन रियल में वहां शासक कौन था? चार्ल्स 10 था। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि जो ये आपका चार्ल्स 10 था वो क्या किया? अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया? पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया। ये पोलिग्नेक क्या था? तो लुई 18वां के नियम कानून को मानने का काम करता था। लुई 18वां के नियम को, उसके विचारों से क्या था? प्रभावित था। कौन? पोलिग्नेक। अब देखिए चार्ल्स 10 क्या होता है? चार्ल्स 10 एक काम करता है। चार्ल्स 10 क्या
था, एक शासक था, फ्रांस का शासक बनल बैठा था। देखो चार्ल्स 10 क्या करता है, 25 जुलाई 1830 को 4 देशों पर क्या करता है, आक्रमण करने की प्लान करता है। 4 देशों को दबाने की कोशिश करता है, वहां के राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने की कोशिश करता है। जनता बिखला जाता है कि भाई हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये कहला बीच में आकर टपक रहा है। तो ये 4 देशों को कब चार्ल्स 10 जो था 25 जुलाई 1830 को 4 देशों का गला घोटने की कोशिश किया, जिसके कारण से पेरिस में जनता ने क्या किया, क्रांति कर दिया। पेरिस में क्या किया, जनता ने क्रांति कर दिया। क्रांति करने के बाद फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध हो गया और इसी गृह युद्ध का नाम पड़ गया था जुलाई 1830 की क्रांति। यही आपका क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। यानी 4 देशों का गला घोटने का काम करने के चक्कर में था कौन, ये था चार्ल्स 10। लेकिन पेरिस में लोगों ने इस चीज को लेकर क्या किया, क्रांति कर दिया। और फ्रांस में क्या होगा, 28 जून 1830 को गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का मतलब तो अपने में लड़ जाना, ठीक है ना, अपने में लड़ जाना, अपने में कट कर लड़ जाना। आप देखेंगे कांग्रेस वाला बीजेपी के गरियाता है, बीजेपी कांग्रेस वाला गरियाता है। ये क्या करता है, सब गृह युद्ध करता है, सब गृह युद्ध करता है। गृह का मतलब घरे में युद्ध, अपने देश में लड़ना, अपने आप में लड़ना, वो गृह युद्ध हो गया। तो क्या वो फ्रांस के लोग आपस में लड़ गए, गृह युद्ध हो गया। इसी गृह युद्ध का नाम पड़ गया था जुलाई 1830 की क्रांति। परिणामतः क्या हुआ, जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो चार्ल्स 10 को इंग्लैंड भागना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, चार्ल्स 10 हट गया, उसकी गद्दी को त्याग दिया गया, तो वो अपनी गद्दी त्याग दिया। क्योंकि जनता पर जो अत्याचार करता है ना, उसको ज्यादा दिन शासन में है, वो चल भी नहीं करता। ये तो बात सही है। तो जब फ्रांस में ये जुलाई की क्रांति हो गई, मतलब 1830 में जब क्रांति हो गई, गृह युद्ध हो गई, तो उसमें क्या हो गया, चार्ल्स 10 हार गया और चार्ल्स 10 को भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा, तो इंग्लैंड में भागना पड़ा। और इस तरह से बुर्बो वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। बुर्बो वंश का ये शासक था चार्ल्स 10, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बुर्बो वंश के शासक का अंत यहाँ पर होने लगा। अब देखो फ्रांस की गद्दी क्या हो गया, किसको सौंप दी गई, लुई फिलिप को सौंप दी गई। किसको, लुई फिलिप को फ्रांस की गद्दी सौंप दी गई। और ये किस वंश का शासक था, तो आर्ले येंस का शासक था। किस वंश का, आर्ले येंस का शासक था। और इसने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना पर जोर देने का काम किया। तो इस तरह से ये 1830 की क्रांति थी। एक बार मैं और फिर से आपको समझाता हूँ। देखो ये इतिहास से थोड़ा समझने वाली बात है। राष्ट्रवाद समझ में आ गई। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव का विकास करना। और 1789 की क्रांति में क्या हुआ कि यहाँ पर यही से राष्ट्रवाद की क्या होगी, भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी। क्योंकि लोग वहाँ के राजा से क्या हो चुके, तंग हो चुके थे। तो लुई 16वां को हटाने के लिए लोगों ने क्रांति कर दिया। लुई 16वां के बाद में हटना पड़ा। वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट को शासक बना दी गई। कहाँ पर, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को शासक बना दिए। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छा था। इन्होंने राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए बहुत मतलब लड़ाइयाँ लड़ी थी। बहुत ज्यादा क्या करी, लड़ाइयाँ लड़ने का काम करी थी। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ज्यादा क्या किया था, लड़ाई लड़े थे। उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का भी पराजय हो जाता है। तब 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना संधि बुलाई गई थी। 1815 में उस संधि में मांग करी गई थी कि भाई नेपोलियन ने जो भी चेंजअप किया उस सब को खत्म करके पुरातन व्यवस्था फिर से लागू करी जाए, ठीक है ना। और ये वियना संधि मेटरनी के नेतृत्व में हुआ था। तो मेटरनी के कारण से ही हुआ था कौन सा, जुलाई 1830 की क्रांति। मेटरनी युग किसे कहेंगे, 1815 से लेकर 1848 तक की क्रांति को मेटरनी युग कहते हैं। मेटरनी क्या था, एक घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब समझते हैं ना, साफ कट्टर एकदम, जनता की मांग को सुनना ही नहीं है। और जनता का तब तक शोषण करना है जब तक वो थक नहीं जाए, ठीक है ना। इसी ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, जैसे अंग्रेज ने अपनाया था। और ये राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करना चाहता था। इसीलिए वहां के जनता ने क्या किया, यहाँ की जनता ने राष्ट्रीयता की भावना को लाने के लिए फ्रांस में लुई 18 को अपना शासक बना लिया। लेकिन वो बुर्बो वंश का शासक था, जनता शासक बनाए थे इसको, ठीक है ना। और लुई 18 घोषणा पत्र जारी कर दिया था। लुई 18 घोषणा पत्र जारी कर दिया कि यहाँ का जो भी शासक है चार्ल्स 10 फ्रांस का, देखो फ्रांस का राजगद्दी पर कौन बैठा था, चार्ल्स 10 बैठा था। लेकिन लोगों ने अपने तरफ से किसको माना था शासक, लुई 18 को माना था। तो लुई 18 घोषणा पत्र जारी किया कि भाई आप लोग क्या करिए, लोगों की मांग को पूरा करिए। तो चार्ल्स 10 ने कुछ परिवर्तन करना चाहे नहीं किया, जिसका रीजन हो गया 1830 की क्रांति। तो 1830 की क्रांति किसका नेतृत्व में हुआ था, तो चार्ल्स 10 के नेतृत्व में। क्यों हुआ था, वह निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रवाद को दबाना चाहता था और साथ में जनता को खुश नहीं देख सकता था। अब देखो ये चार्ल्स 10 ने क्या किया, प्रधानमंत्री किसको बना, पोलिनेक को बना दिया। और साथ में चार्ल्स 10 ने क्या किया, 25 जुलाई 1830 को 4 देशों का गला घोटने का काम किया। मतलब उसके राष्ट्रवाद की भावना को दबाने की कोशिश करी, जिसके कारण से पेरिस में क्रांति आ गई। और क्रांति आने के कारण से फ्रांस में गृह युद्ध हो गया। कब, तो 28 जून 1830 को गृह युद्ध हो गया, जिसका रीजन हो गया जुलाई 1830 की क्रांति। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि चार्ल्स 10 को चार्ल्स 10 क्या हो गया, पराजित हो गया। पराजित होने के उपरांत चार्ल्स 10 को वहां से क्या होना, इंग्लैंड भागना पड़ गया। इस तरह से बुर्बो वंश का क्या हो गया, नाश हो गया। और फ्रांस की गद्दी किसके हाथों में आ गई, लुई फिलिप के हाथों में आ गई। लुई फिलिप किसका शासक था, आर्ले येंस का शासक था।
इस तरह से अगर देखते हैं तो ये आर्ले यंस का जो शासक था लुई फिलिप, आर्ले वंश का शासक था कौन? लुई फिलिप। इसने क्या किया, बहुत अच्छा शासक था, ये राष्ट्रवाद की भावना पर बड़ी जोर डालने का काम करता था कौन? लुई फिलिप। तो अब आगे समझते, देखो अब 1830 की जो क्रांति हुआ था इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जनता पर पड़ा। अब जनता ने ये क्रांति क्यों करी थी? राष्ट्रवाद की भावना को लाने के लिए क्रांति करी थी, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद की भावना को लाने के लिए जनता ने क्या करी? क्रांति करी थी। तो इस क्रांति तो भाई सफल हो गया है, यहाँ चार्ल्स दस को भागना पड़ गया था। अब चार्ल्स दस के कारण से चार्ल्स दस को जब भागना पड़ा और यहाँ पर लुई फिलिप शासक बन गया था, तो इस क्रांति से प्रभाव क्या पड़ा था, जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? पहला तो वियना संधि जो हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट की सारी पुरातन व्यवस्था, नई व्यवस्था को खत्म करना है, उसको गलत साबित कर दिया गया। और दूसरा का यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया। राष्ट्रवाद का मतलब सारे लोग जग गए, अपने अधिकार को पहचानने लगे कि भाई मेरा ये अधिकार है, हम लेकर छोड़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, लुई फिलिप के खिलाफ फिर आवाज वहां पर भी उठने लगी, और लुई फिलिप पर जब आवाज उठने लगी तो एक और क्रांति का रूप ले लिया जिसका नाम पड़ गया 1848 की क्रांति। क्या नाम पड़ा? 1848 की क्रांति उसका नाम पड़ गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि जुलाई 1830 की क्रांति किसकी वजह से? चार्ल्स दस की वजह से हुआ था। वह जनता की मांगों को और राष्ट्रवाद को दबाना चाहता था, जिसके रीजन से क्रांति हो गया था 1830 की। उसके बाद लुई फिलिप के खिलाफ भी क्या होगी, आवाजें उठने लगी, क्योंकि वो जनता की मांगों को समझ नहीं पा रहा था। तो जनता तो क्रांति करेंगी, तो जिसके रीजन से एक और नया क्रांति आ गया 1848 की क्रांति। तो जरा सा इसको समझिए, सन 1848 की क्रांति कैसे हुई थी। अब देखते हैं 1848 की क्रांति कैसे हुई थी। बाबू 1848 की क्रांति किसकी वजह से हो गया? लुई फिलिप की वजह से। यहाँ पर देखो जो भी शासक बन रही थी ना, ससुरी कहीं के सब मतलब लाभान्वित हो जा रहा था, लाभ के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में भूला जा रहा था, जनता का भलाई करने सोचे मतलब करना भूल जा रहा था। होता नहीं है कि कौन कौन लड़का को आप देखिएगा, वो शादी ब्याह नहीं हुआ रहेगा ना, तो बोले क्या मेरा रुएगा तो हम इसको ई करेंगे, वो करेंगे, इज्जत करेंगे, मतलब तरह तरह की बातें, मतलब ऐसा नहीं होने देंगे, मतलब बहुत सारा ख्याली पुलाव पका कर रखता है। आज जब शादी हो जाता है ना तो वो लड़का चेंज हो जाता है। और सही यहाँ के शासन का व्यवस्था था शुरू में, मतलब बोल रहा था लोग कि हम एकदम जनता का विकास करेंगे, जनता का भलाई करेंगे। राजा बन जाने के बाद क्या कर रहा था लोग? जनते पर अत्याचार करने लग रहा था। अब भाई यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पनप गई लोगों में, तो लोग का छोड़ने वाला है, फिर लोग क्रांति करेगा, समझे? क्रांति पर क्रांति होते जा रही थी। तो 1830 में मतलब क्रांति जो हुआ था वहां पर तो चार्ल्स दस को हटा दिया गया, लेकिन वहां पे एक नया शासक बना था लुई फिलिप। ये भी बाद में लोगों पर क्या किया, अत्याचार करने लगा था। और लोगों पर भाई जो अत्याचार करता है लोग कितना सहन करेगा। फिर एक क्रांति आ गई जिसका नाम था 1848 की क्रांति। अब देखिए 1848 की क्रांति को हम लोग समझते हैं। सन 1848 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? लुई फिलिप की वजह से हुई थी। लुई फिलिप क्या थे? एक उदारवादी परंतु महत्वाकांक्षी नेता था। उदारवादी का मतलब ये जनता की मांगों को पूरा करने वाला नेता था, लेकिन महत्वाकांक्षी हो गया था। महत्वाकांक्षी का मतलब समझते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचना, जनता की भलाई नहीं सोचना। और इन्होंने क्या किया, ये पूंजीपति लोगों से अपना दोस्ती करने लगा था। पूंजीपति लोग समझते हैं ना, मतलब जो धनी मनी लोग थे, यानी पूंजीपति पैसा कमाने की वजह से जनता पर ध्यान न देकर ये दूसरे देशों से क्या किया, हाथ मिलाने लगा और जनता पर अत्याचार करने लगा था। कौन? लुई फिलिप। यानी लुई फिलिप क्या था? एक उदारवादी और महत्वाकांक्षी नेता था, और इसने एक नीति लगा दिया था, इसका नाम था स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, स्वर्णिम का मतलब सोना। बड़े बड़े जो राजा थे ना उनसे दोस्ती करने लगा और जनता पर क्या करने लगा, अत्याचार करने लगा, उनसे पैसे कमाने लगा, ठीक है ना। अब देखो फिर उसने क्या किया, गीजो नाम के व्यक्ति को 1840 में प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? गीजो नाम के व्यक्ति को क्या बना दिया? वो प्रधानमंत्री बना दिया। कौन? लुई फिलिप बना दिया। वो बहुत कट्टर था, उस जनता के भलाई के बारे में ससुरी सोच ही नहीं सकता था। तो देखो आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लुई फिलिप पूंजीपति से अपना दोस्ती करने लगा और वो 1840 में गीजो को अपना प्रधानमंत्री भी बना लिया। अब देखो जब जैसे ही गीजो प्रधानमंत्री बनाई, लोगों पर अत्याचार करने लगा, और गीजो की वजह से, लुई फिलिप की वजह से वहां पर भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सब आने लगे। तो जिसके कारण से गीजो का और लुई फिलिप की आलोचना होने लगी। आलोचना का मतलब उसकी बुराई करने लगे, लोग उससे खुश नहीं हो पा रहे थे, ठीक है ना। तो पेरिस में क्या हुआ, पेरिस में थ्रियर्स के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, पेरिस में जब भाई भुखमरी, बताओ किसी भी देश में भुखमरी आ जाएगी, भ्रष्टाचार आएगी, तो जनता चुप रहेगा, जनता चुपचाप देखेगा, जनता तो आक्रमण करबे करेगा, छोड़ेगा थोड़े। तो जैसे ही देखो, जैसे ही गीजो प्रधानमंत्री बना, कहाँ का? लुई फिलिप जब प्रधानमंत्री गीजो को बनाया 1840 में, तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ ऐसा ससुरी कामें कर रहा था कि भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सब आने लगा। गीजो की और लुई फिलिप की बुराई होने लगी, आलोचना होने लगी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि पेरिस में कुछ लोगों ने एक आंदोलन बनाया, और उस आंदोलन में लोगों ने क्या किया, पेरिस में थ्रियर्स के नेतृत्व में, थ्रियर्स एक व्यक्ति का नाम था, पेरिस में थ्रियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 को विशाल भोज का आयोजन किया गया। मतलब पेरिस में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और वहां पर लोगों को भोज कराया गया था। कब? 22
22 फरवरी 1848 को भोज कराया गया और लोगों ने बोला कि हमें क्रांति करना चाहिए कि अब क्या करें, यहाँ पर भूखमरी आ गया, भ्रष्टाचार आ गया, साला बेरोजगारी आ गया, जनता तो ऐसे ही मर जाएगा। और हम लोग शासक किस लिए बनाया, इसलिए बनाया था कि वो जनता की मांगों को पूरा करे। और इसकी वजह से जनता भूख से मर रही है, बेरोजगारी आ गई है, दिन प्रतिदिन ये अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। तो जनता ने क्या किया, फिर इसमें क्रांति कर दिया और लुई फिलिप को हटने के लिए तंग किया, मजबूर किया। किसने, ये जो थ्रियस नाम का जो नेतृत्व किया था व्यक्ति, इन्होंने एक आंदोलनकारी क्रांतिकारी दल बना लिया था और उसने क्या किया, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया। तो 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी त्यागनी पड़ी और फिर कहाँ भागना पड़ा, इंग्लैंड उसको भी भागना पड़ा। यानी 22 फरवरी को आंदोलन किया था, ठीक है ना, और 24 फरवरी को लुई फिलिप को गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भागना पड़ गया था। अब देखो, अब क्या होता है कि नेशनल असेंबली में गणतंत्र की घोषणा कर दी जाती है और 21 वर्ष तक के लोगों को मताधिकार का वरदान प्राप्त कर दिया जाता है। मताधिकार मतलब 21 वर्ष से लेकर आगे तक के लोग अपना वोट दे सकते हैं और अपना एक अच्छा शासक चुन सकते हैं। यानी राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि गणतंत्रवादी का नेता कौन था, लामार्टिन, और सुधारवादी का नेता था लुई वाला। इन दोनों का विचार हालांकि मिलता नहीं था, ठीक है ना। ये सब क्या थे, तो ये पेरिस में जो क्रांति हुआ था उसी सब का नेतृत्व करने वाले लोग थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, गणतंत्रवादी का नेता कौन था, लामार्टिन, और सुधारवादी का नेता कौन था, लुई वाला। गणतंत्रवादी का मतलब जो एक गणतंत्र लाना चाहता था, दूसरा सुधार करना चाहता था। तो दोनों में लोगों ने देखा कि साला मतभेद हो रहा है, तो लोगों ने क्या किया, लुई वाला को वहां फ्रांस का सम्राट बना दिया, फ्रांस का राजा बना दिया। क्या किया, फ्रांस का राजा बना दिया। किसको, लुई वाला को फ्रांस का राजा बना दिया गया और साथ में राजतंत्र का अंत कर दिया गया। राजतंत्र को अंत कर दिया गया जिसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा था। क्या पड़ा था, जिसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ गया था। क्या हुआ था, जिसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ गया। अब भाई पूरे यूरोप में मतलब बातें फैल गई कि अब राष्ट्रवाद आनी चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब यहाँ जनता जो है ना, राजा का अत्याचार नहीं सहेगा, जनता जो चाहेगा वो कर सकता है। तो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगी और लोगों ने राष्ट्रीय एकता की लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय एकता की मांग करने लगी। राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है कि हम लोग का राष्ट्र जो छोटे छोटे टुकड़े में बिखरा है ना, उन सभी को मिलाने के लिए मांग करने लगी। तो इसका देन हुआ कि इटली का एकीकरण पर जोर डाला गया, फिर जर्मनी का एकीकरण किया गया। वैसे ही यूनान स्वतंत्र हुआ था। तो कहीं जैसे भारत का क्या हो गया, भारत का एकीकरण हुआ था, 565 रियासतों को आपस में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो ये राष्ट्र का क्या हो गया, एकीकरण हो गया था, पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन ये इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था 1848 की क्रांति। एक बार और समझिए, 1848 की क्रांति किसकी वजह से होने वाली थी, तो लुई फिलिप की वजह से। 1830 की क्रांति में जब कि चार्ल्स दस को हटाया गया था तो किसको मतलब वहां पर गद्दी में बैठाया गया था, लुई फिलिप को। लुई फिलिप जनता के अधिकारों को समझता था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, कुछ ऐसे काम जनता के प्रति करने लगे कि जनता ने क्या किया, आंदोलन कर दिया, जिसकी क्रांति का दिन हो गया 1848 की क्रांति हो गया, ठीक है ना। अब पेरिस के थ्रियस में क्या हुआ, कुछ लोगों ने नेतृत्व किया था, मतलब पेरिस में थ्रियस नाम का व्यक्ति ने क्या किया, नेतृत्व किया और वहां पर लोगों को विशाल भोज का आयोजन किया गया, खाने पीने का प्रबंध किया गया था। लोगों ने वहां पर बात समझी कि नहीं, हमें इस शासक को हटानी चाहिए। तो चार्ल्स लुई फिलिप को हटाने के लिए लोगों ने उसे मजबूर किया। 24 फरवरी को वहां पर लुई फिलिप को भागना पड़ा, कहाँ, इंग्लैंड भागना पड़ा था, ठीक है ना। फिर नेशनल असेंबली में क्या करेगी, गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। गणतंत्र मतलब लोग स्वतंत्र है और मत अपना दे सकता है और अपने अनुसार क्या कर सकता है, अपना शासक चुन सकता है। किसके अनुसार, अपने अनुसार अपना शासक चुन सकता है, ठीक है ना। ऐसा लागू कर दिया गया और साथ में जो गणतंत्रवादी का नेता था वहां पर लामार्टिन था और सुधारवादी का नेता लुई वाला था। लेकिन दोनों का विचार मिलते नहीं थे, जिसके कारण से लुई वाला को फ्रांस का सम्राट मतलब राजा बना दिया गया। अब देखो यहाँ पर राजतंत्र को धीरे धीरे अंत करी गई, जिसका प्रभाव पूरे यूरोप में फैल गया और सारा यूरोपवासी क्या लाना चाहते थे, राष्ट्रवाद लाना चाहते थे, ठीक है ना। तो लोगों ने राष्ट्रीय एकता की मांग करने लगे कि जो छोटे छोटे राष्ट्र हम लोग का टूट गया, बिखर गया, अब सभी को क्या करी जाए, मिला दिया जाए, सभी को मिला दिया जाए, ठीक है ना। तो अब मिलाने की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है इटली का एकीकरण। इटली भी क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन बना बैठा था, ऑस्ट्रिया बना बैठा था। अब देखो भाई, इटली के एकीकरण के लिए मेजनी सामने आया था, गैरीबाल्डी भी सामने आया था, काउंट कबीर भी सामने आया था, विक्टर इमैनुअल भी सामने आया था। इन 4-5 शासकों की वजह से क्या हो गया कि इटली का एकीकरण हो पाया था, लेकिन बड़ा तालमेल हुआ था इटली के एकीकरण में। तो आपको समझना यही कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इटली का एकीकरण कैसे किया गया। देखो, इटली एक देश है, एकीकरण का मतलब होता है मिलाना। छोटे छोटे चीजों को मिला देंगे वो क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाता है। जैसे मान लो ईंट आप जोड़ते हैं तो क्या करें, ईंट का एकीकरण करते हैं, समझ में आ रही बात। तो अब आपको जानना है इटली का एकीकरण। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं किताब का, ठीक है ना। अब देखो, एनसीईआरटी किताब आपको समझाई जा रही है, बताई जा रही है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अभी तक जितना पढ़े हैं, ठीक है ना।
देखो ये पहला पार्ट आपका रहेगा। पहला पार्ट इसको इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में क्लियर करूंगा, प्रश्न उत्तर सब मिलाकर क्लियर करूंगा। पार्ट नंबर 1 आपका 1848 तक की क्रांति होगी। पार्ट नंबर 2 में मैं आपको इटली का एकीकरण दिखाऊंगा और पार्ट नंबर 3 में मैं आपको जर्मनी का एकीकरण और उससे संबंधित जो भी बातें होगी सब क्लियर करूंगा। यानी 3 पार्ट में आपका वीडियो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको दिया है एनसीईआरटी इतिहास में, पहला क्वेश्चन हम लोग जैसा समझ जितना पढ़े उतना में हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात है इटली और जर्मनी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली हो चाहे जर्मनी हो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है कि फ्रांस में किस शासक वंश का क्या हुआ था, पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फिर वहां पर बुर्बो वंश का शासन लागू कर दिया था। किसका? बुर्बो वंश का शासन। अभी तो बताया था यहाँ पर वियना व्यवस्था, वियना संधि लागू किया गया था और वहां पर किस देख सकते हैं यहाँ पर चार्ल्स 10 का था, बुर्बो वंश का शासक था। तो बुर्बो वंश का शासक वहां पर फिर क्या किया गया, लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में राष्ट्रवाद क्या? तो बता दी गया कि अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम को विकसित करना राष्ट्रवाद कहलाती है। जो व्यक्ति राष्ट्रवाद हो जाता है उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। दूसरा तो मेजनी कौन, तो आगे बताऊंगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग में आपको पढ़ा दिया कि 1815 से लेकर 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कही जाती है। वह क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था और वो जनता को चूसना चाहता था और साथ में वो राष्ट्रवाद को दबाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि जनता का शोषण करेंगे तब ही हमको लाभ होगा, ठीक है ना। तो जनता को कोई अधिकार देने के काम नहीं करना चाहता था। इस तरह से आपका मेटरनिक युग भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न यदि देखेंगे तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ये 1848 की जो क्रांति आप पढ़े हैं इसका क्या कारण थे? तो लिख सकते हैं इसका सबसे बड़ा कारण था लुई फिलिप। फ्रांस के लोगों ने क्या किया, लुई फिलिप को क्या कहता राजा बनाया था। लेकिन ये क्या था, ये पूंजीपतियों से अपना दोस्ती करने लगा और जनता पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण से जनता ने क्या किया, आंदोलन कर दिया। जनता ने क्या किया, क्रांति कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बाद में लुई फिलिप को भी वहां से भागना पड़ा और वहां पर फिर एक नया शासक बना दिया गया जिसका नाम था लुई बला राष्ट्रवाद के विकास में जोर डाल दिया था। बस आपको इतनी बात लिखना, लिखेंगे। पूछ रहा है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? बस इतना लिखना है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के सबसे बड़ा कारण थे लुई फिलिप। क्योंकि लुई फिलिप जो था ना, इसको जनता बैठाया था ताकि जनता की ये मांगों को पूरा करे। लेकिन लुई फिलिप की वजह से फ्रांस में भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सब आने लगी थी। लोग अपने में लड़ने लगे थे, लोग भूखे मरने लगे थे, जिसके कारण से लोगों ने यहाँ पर क्रांति कर दी। इस क्रांति की वजह से लुई फिलिप को गद्दी त्याग कर यहाँ से भागना पड़ा, राजगद्दी त्याग कर क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, ठीक है ना। राजगद्दी त्याग कर क्या करना पड़ा, वहां से लोगों को भागना पड़ गया था और फिर वहां पर लोगों ने क्या किया, एक नया शासक बन बैठा जिसका नाम था लुई बला राष्ट्रवाद को जगाने के लिए वो बहुत प्रयास किया था। बस इतनी लिखना 1848 की क्रांति में, ठीक है ना। तो 1 नंबर लघु उत्तरीय का प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखें, क्योंकि 2 नंबर में आगे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। 3 नंबर देखिए लघु उत्तरीय का, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक था? अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या गए, तो बात इतना लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारा आंदोलन किया था। देखो नेपोलियन बोनापार्ट की क्या योगदान था, तो आपको लिखना है कि जैसे लुई 16वां का शासन समाप्त हुआ फ्रांस में, तो वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को शासक बनाया गया। नेपोलियन बोनापार्ट लोगों की मांगों को पूरा करने लगा और वह राष्ट्रवाद की भावना पर जोर डालने लगा। अब नेपोलियन ने क्या किया, राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए अगल बगल के सारे राज्यों से युद्ध करना चाहता था और सारे राज्यों पर अपना अधिकार जमाने लगा था, ठीक है ना। जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत कर क्या किया, उसका एकीकरण करने का काम किया था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के रूल से, नियम से सारी जनता खुश होने लगे थे। अपने जो फ्रांस देश था, फ्रांस देश से हटकर भी अलग के जो देश थे वो नेपोलियन बोनापार्ट को चाहने लगे थे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जनता पर अत्याचार नहीं करता था बल्कि उनकी मांगों को पूरा करता था, उनकी बातों को समझता था और उनके भलाई के लिए नियम कानून लगाने का काम करता था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से पूरे यूरोप में क्या फैल गया था, पूरे यूरोप में फैल गया था, राष्ट्रवाद की भावना फैल गई थी। तो इस तरह से देखी जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत मतलब जो ना महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसमें, राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए, ठीक है ना। तो तीसरा का आप इतना आंसर लिख लीजिएगा। अब आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, यदि इसमें से कोई देखी जाए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दीर्घ उत्तरीय का। तो दीर्घ उत्तरीय का 3 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। यानी राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ यूरोप में, आपको ये बताना, उसके प्रभाव एवं कारणों का चर्चा करना है। तो इतना लिखना है कि जो यूरोप में शासक हुआ करते थे, जनता पर बड़ी अत्याचार करते थे, जनता को मारते थे, पीटते थे, उनके अधिकारों को छीनते थे जबरदस्ती, जिसके कारण से लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे शासक, ऐसे ऐसे राजा मुझे नहीं चाहिए। यानी राजा के रहते ही क्या होता था, साम्राज्य में भूखमरी, बेरोजगारी, अत्याचार हुआ करता था, स्वयं राजा ही अत्याचार करता था, जिसके कारण
कारण से जनता क्या हो, जनता राजाओं से प्रभावित होकर जनता ने अपना एक दल बनाया और क्रांति करने लगे राजा के खिलाफ कि भाई आप लोग हटिए, अब आपकी यहाँ पर शासन नहीं चलेगी, अब हम लोग राजा बनेंगे, पूरा जनता राजा बनेगी। तो जनता अपने अधिकार को लेने के लिए क्या किया, राष्ट्रवाद का विकास करने लगा, राष्ट्रवाद को लाने लगा। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ आ गया, तो फ्रांस में आ गया था। यहाँ क्या हुआ, लुई वाला को हटाकर नेपोलियन को बनाएगा, शासक बनाएगा। नेपोलियन ने क्या किया, सारे लोगों की जनता को मांग को पूरा किया और राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने लगा। तो राष्ट्रवाद के उदय के रीजन क्या था, तो जनता अपना अधिकार लेना चाहता था, इसके पीछे यही रीजन छुपा हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी का दीर्घ उत्तरीय के 4 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, तो जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण देना है। लिखना है कि जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दस का दिन था, क्योंकि वह जनता की मांग को पूरा करना नहीं चाहता था। वह निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था और साथ में वह क्या था, वह राष्ट्रवाद को दबाने का काम करता था, ठीक है ना। बाद में चार्ल्स दस जो था वो 4 देशों को गला घोटने का काम करने के चक्कर में था। 4 देशों को गला घोटने का मतलब उसके राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के चक्कर में था, जिसके कारण से पेरिस में लोगों ने क्या किया, क्रांति कर दिया और 28 जून 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध होगा। अपने में अपने क्या होगा, लड़ गया। इसी क्रांति का नाम था जुलाई 1830 की क्रांति। बाद में चार्ल्स दस को गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भागना पड़ा था और बुर्बो वंश का इस तरह से समाप्त हो गया और फ्रांस की जो गद्दी थी वो लुई फिलिप को क्या कर दी गई, सौंप दी गई। लुई फिलिप क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने पर जोर दिया। तो ये आपको जुलाई 1830 की क्रांति भी बेटर से समझ में आ गई होगी। तो इतना क्वेश्चन आपका लगभग क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आपका बन सकता है जितना आप पढ़े हैं, ठीक है ना। तो बस आज आपका देखो एक पार्ट तो आपको क्लियर होगा। एक पार्ट में मैंने आपको समझा दिया 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा का मेटरनी युग और तीसरा का मैंने आपको समझा दिया 1830 की क्रांति और चौथा मैंने आपको बता दिया 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या था। उसके बाद 1848 की क्रांति कैसे हुआ था, किन कारणों से हुआ था। अब आपको पढ़ना है क्योंकि भाई पूरे यूरोप में अब क्या फैल गया था, राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी थी। अब लोग मांग करने लगे कि जो छोटे छोटे राज्य उन सभी को मिलाकर एक विकसित राज्य बना दिया जाए। यानी अब इटली का एकीकरण आपको जानना है कि इटली का कैसे एकीकरण किया गया। तो अगले पार्ट में मैं आपको इटली का एकीकरण समझाऊंगा और ठीक उसके बाद वाले पार्ट में मतलब तीसरे पार्ट में मैं जर्मनी का एकीकरण क्लियर करूंगा और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रश्न उत्तर भी साथ साथ क्लियर होते चल जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को लेकर फिर मिलेंगे।